नमस्कार साथियों, आज हम बैंकिंग सेक्टर के सबसे दो महत्वपूर्ण टर्म को समझेंगे। पहला है सीआरआर एंड सेकंड होता है एसएलआर। सीआरआर की फुल फॉर्म होती है केस रिजर्व रेशो यानी नगद आरक्षित अनुपात। अगर हम एसएलआर की बात करें तो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो यानी वैधानिक तरलता अनुपात। अगर हम बात करें सीआरआर की कि सीआरआर का अर्थ होता है कि बैंक में क्या किया जाता है, बैंक में डिपॉजिट किया जाता है मनी, यानी कोई डिपॉजिटर मान लीजिए 100 रुपए बैंक में जमा कर रहा है। अब इस अमाउंट को बैंक लोन में देगा और इंटरेस्ट से जो उसे मार्जिन प्राप्त होगा उसे प्रॉफिट प्राप्त होगा। यहां पर यह बताया गया है कि बैंक को जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया गया है उसका कुछ परसेंट आरबीआई में जमा करना होगा और ये कुछ परसेंट कौन डिसाइड करता है, ये कुछ परसेंट डिसाइड करता है आरबीआई। जैसे हम अगर प्रेजेंट में बात करें तो सीआरआर कितना है 4%। अब ये 4% आरबीआई के पास जमा किया जाएगा। कौन सा 4%? जो भी डिपॉजिट किया जाता है। जैसे आम व्यक्ति बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो उस डिपॉजिट मान लीजिए वो डिपॉजिट है 100 रुपए और उसका 4% हो गया 4 रुपए। 4 रुपए आरबीआई के पास जमा करना होगा और इस 4% पर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, यानी कोई भी ब्याज नहीं देगा। अब ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है बैंक रन। अगर कल को बैंक रन हो जाए यानी बैंक दिवालिया हो जाए तो बैंक के पास कुछ अमाउंट रिजर्व रहेगा। जैसे 4% हमने आरबीआई के पास रखा है बैंक का, तो अगर कल को बैंक रन जैसी कंडीशन हो जाए, मेनली ऐसा होता है कि बैंक रन जैसी कंडीशन होती नहीं है। मान लीजिए कि जैसे कोरोना आ गया या फिर यूक्रेन संकट आ गया, इस समय कोई अफवाह चल जाए कि ये बैंक दिवालिया होने वाला है, इस टाइम सारी भीड़ कहाँ आ जाएगी? बैंक के गेट पे आ जाएगी। तो उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम सीआरआर को मैनेज करते हैं। सेकंड होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को ऐसे कैसे कंट्रोल किया जाता है? 100 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट किया है, बैंक के पास क्षमता होती कि वो 100 रुपए का 100 रुपए ही लोन में दे देता, तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी 100 रुपए थे, 100 रुपए ही उसने लोन में दे दिए, तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इस पर कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दी जाए, जैसे 4% की टर्म एंड कंडीशन लगा दी गई है, अब ये ओनली 96 रुपए ही मार्केट में लोन में दे सकता है, तो जो अमाउंट था लोन में देने का वो कम हो गया। इससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अब मनी सप्लाई कम होने से क्या होगा? इसका इंपैक्ट आप यहां देखिए कि मान लीजिए सीआरआर 10% है तो लोन में अमाउंट कितना दे सकते हैं? ओनली 90 रुपए दे सकते हैं। सीआरआर बढ़ा दिया गया है तो अब लोन में अमाउंट कितना दिया जा सकता है? 80 रुपए। अब अगर लोन में जैसे जैसे सीआरआर बढ़ाया जा रहा है, जो लोनेबल फंड है यानी जो लोन में देने वाला फंड है, जो पैसे है वो कम हो रही हैं। अगर लोन में देने वाला फंड कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी यानी अब आरबीआई के पास मान लीजिए 80 रुपए ही लोन में देने के लिए पड़े हैं। अब 80 रुपए पर वो ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए, ज्यादा मार्जिन कमाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। क्यों? अगर इसके पास 100 रुपए होते तो वो इंटरेस्ट रेट कम रखता, लेकिन अब उसके पास 80 रुपए ही है तो वो ब्याज दर को बढ़ाकर अपना प्रॉफिट ज्यादा करेगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो लोग लोन में फंड नहीं लेंगे। अगर लोग लोन ही नहीं लेंगे तो पैसे की डिमांड कम हो जाएगी। पैसे की डिमांड कम होते ही लोगों के हाथ में क्या होगा? मनी कम हो जाएगा और मनी ही नहीं होगा तो वो चीजों की डिमांड नहीं करेंगे। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए बेसिक ये है कि प्याज है, अब 1 केजी ही प्याज है और जनरली मार्केट में मनी सप्लाई ठीक ठाक है, तो इससे क्या होगा? मान लीजिए प्याज के अमाउंट जो रेट है वो 20 रुपए है। अगर लोन में इतना फंड आ जाए, लोगों के हाथ में, सभी के हाथ में पैसा आ जाए, यानी जहां पर 20 रुपए की जरूरत थी वहां पर लोगों के पास 100 रुपए आ जाए, तो वो 1 ही केजी प्याज है, तो इससे इस प्याज की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले 20 रुपए पे कर रहे थे, अब सभी के हाथ में पैसे हैं तो कोई 50 रुपए बोलेगा, कोई 100 रुपए बोलेगा। जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग प्याज की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। अगर लोन में फंड ही नहीं रहेगा तो हमेशा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। जो सीआरआर होता है उसका मोटिव ये होता है। इसके अलावा अगर हम एक बात करें मनी मल्टीप्लायर यानी मुद्रा गुणांक, मुद्रा गुणांक को हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे तरीके से देखेंगे।
लेकिन अभी थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं मुद्रा गुणांक क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, जैसे हमने देखा कि पहले 90 रुपए था, अब 80 रुपए ही लोन में दिए जा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। कैसे, इसे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि मनी मल्टीप्लायर को अगर कम करना है तो सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम दूसरा देखते हैं एसएलआर। एसएलआर का होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी तरलता अनुपात। अब एसएलआर का अर्थ होता है कि बैंक अपना कुछ अमाउंट तरलता में रखेगा। कैसे, यहां पर ये कंडीशन होती है कि बैंक को आरबीआई में रखने की जरूरत नहीं है अपने एसएलआर को, ये एसएलआर को अपने पास ही रखेगा, अपने पास यानी अपने बैंक के अंदर रखेगा। और इसे कैसे रखेगा, इसे केस में भी रख सकता है, गोल्ड में भी रख सकता है और जीसेक में भी रख सकता है। अब इसे याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है, नाम से स्पष्ट है कि तरलता अनुपात, यानी ऐसा एसेट, ऐसी संपत्ति जो सबसे ज्यादा तरल हो। तो सबसे ज्यादा तरल क्या होगा, केस, गोल्ड है, ज्वेलरी की शॉप पर जाओ तुरंत कन्वर्ट हो सकता है, जीसेक है, उसको भी हम मार्केट में बेच सकते हैं ई कुबेर पोर्टल के माध्यम से, या फिर जिसको डिमांड है तो इसको भी हम तुरंत तरलता में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट में अगर एसएलआर की बात करें तो कितना है, 18% है। ये दोनों टर्म इसलिए जरूरी है कि मनी सप्लाई को अगर कम करना है तो सीआरआर व एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो सीआरआर व एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे करने से क्या होगा कि मार्केट में जो भी तरलता होती है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये जो टर्म अभी हमने यूज किए वो बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक में देखे जाते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।